नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। बीटीसी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए जो आपका सबसे पहला सब्जेक्ट है, आरंभिक स्तर पर भाषा और गणित के पठन लेखन तथा संख्या पूर्व संबोधन क्षमताओं का विकास, इसका कंप्लीट कोर्स हम इसी आज के एक वीडियो में देखेंगे। काफ़ी समय से लोग कह भी रहे थे पहला और दूसरा पेपर रह गया था, बाकी सोशल साइंस वगैरह तो मैंने अलग अलग पार्ट में जो है वो कंप्लीट कर दिए थे। पहला वाला जो ये आपका पेपर है, इसमें ऐसा कुछ कठिन नहीं है। सारी चीज़ें अधिकतर हिंदी की हैं, पर देखना तो सारी चीज़ें हैं, कोर्स में है। तो इसलिए मैंने एससीईआरटी जो पीडीएफ है जो आप देख पा रहे हैं, इसी से ही जो आपका अभी हाल ही में तृतीय सेमेस्टर का पेपर हुआ है, उसका एक बहुविकल्पीय मैंने जो सबसे पहला वाला पेपर कराया था, इसी पीडीएफ से कराया था। तो सारी चीज़ें वहाँ से आई थी। इसीलिए मैं आपको पवन या राजन इन सब से ना कराकर यही जो आपकी ऑफिशियल पीडीएफ है, इसी से चीज़ें जो है वो करा रहा हूँ। इससे पहले वाले वीडियो में कल हमने मैथ का जो है सॉल्यूशन देखा था, मॉडल पेपर सन 2020 वाला। तो पिछला वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो साइड में आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगी, उसको देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर सिलेबस दिखा देता हूँ, जिससे आपको पता चले कि आपको क्या क्या जो है वो पढ़ना है। तो पठन और लेखन का अर्थ, महत्व, उद्देश्य, उपयोगिता, इसके अलावा वर्ण, शब्द, वाक्य, ध्वनि का अध्ययन, स्वरों, व्यंजनों और व्यंजन समूहों को सुनकर समझना। सारी चीज़ें देखिए बहुत बेसिक हैं। दिए गए निर्देश, संदेश, सुनाए गए वर्णन, कविता, कहानी, लोकगीत आदि में जो भाव हैं, विचारों को सुनना, समझना। इसी प्रकार सभी ध्वनियाँ, स्वर, व्यंजन, पूर्ण विराम, अर्ध विराम, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, विलोम, समानार्थी, तुकांत, अतुकांत, ये सारी चीज़ें हैं। इसी प्रकार अनुनासिक ध्वनियों की लिपि संकेत, 1 से 9 तक की संख्याओं को वस्तु चित्रों की सहायता से गिनना। इसी प्रकार गणितीय संक्रियाएं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, यही बेसिक चीज़ें हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आपका चैप्टर है पठन एवं लेखन का अर्थ, महत्व और उपयोगिता। देखिए, लिख तो आप सारी चीज़ें लेंगे, मेन आपको दिमाग में क्या रखना है, उस पर केवल और केवल यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो भाषा के बारे में आप क्या कहेंगे कि जिसके द्वारा मनुष्य जो है अपने विचार दूसरों पर प्रकट करता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। और साथ ही दूसरों के विचार को जो है वो समझ लेता है। यहाँ से जो प्रश्न पूछा जा सकता है वो पूछा जाता है या पूछा जा सकता है पठन के संदर्भ में। तो आप पठन का अर्थ यहाँ पर देख लीजिए। पठन के अर्थ की बात करें तो किसी वाक्य या शब्द को अर्थबोध व भाव को ग्रहण करते हुए पढ़ना, अर्थात अक्षरों, शब्दों से जुड़ी ध्वनियाँ निकालने के साथ साथ जो लिखित वस्तु है उसका अर्थ भी समझना। उदाहरणतः यहाँ पर लिखा है, जैसे कक्षा में हम बच्चों को कार्ड्स पर जो बने पत्ती के चित्र होते हैं या श्याम पट पर चित्र बनाकर अथवा वास्तविक पत्ती का चित्र दिखाकर पूछते हैं बच्चों ये क्या है अथवा किसका चित्र है, तो बच्चे पत्ती से पूर्व परिचित हैं। तो ये सारी चीज़ें आप एक एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं। बाकी पठन का अर्थ यहाँ से आप समझ रहे हैं। और मेन पॉइंट यहाँ से आप ये समझिए कि पढ़ना सिर्फ वर्णमाला की पहचान, शब्द तथा वाक्य को बोलना ही नहीं है, बल्कि लिखित के अर्थ को समझकर अपना नज़रिया बनाना या फिर अपना जो अपनी निजी समझ है वो विकसित करना भी होता है। यहाँ पर कुछ अलग अलग टाइप के पठन लिखे भी हुए हैं, जैसे कि मुद्रा भाव पठन। शिक्षक बच्चों से उनके भाषा की पुस्तक से मुद्रा भाव पठन करा सकते हैं या उन चित्रों को दिखाते हुए उनके बारे में प्रश्न कर सकते हैं। ये होता है आपका मुद्रा भाव पठन। बहुविकल्पी में ये सब आपको देखने को मिलते हैं। दृश्य पठन की बात करें तो शिक्षक बच्चों को भ्रमण पर ले जाएं और विभिन्न दृश्यों के बारे में उनसे पूछें, तो दृश्य पठन। अभिनय पठन क्या होता है? अभिनय में बच्चों की विशेष रुचि होती है, तो वे अपने परिवेश से देखकर, सुनकर, हंसने, रोने, गिरने, उड़ने, डराने, विभिन्न पशु पक्षियों की जो बोलियां होती हैं उसका जो अभिनय करते रहते हैं और प्रत्येक अभिनय से अर्थ के भाव ग्रहण करते हैं, वो अभिनय पठन हो जाएगा। चित्र पठन क्या होता है? चित्र पर आधारित, जैसे तोते का चित्र देखकर उसे सुग्गा या पट्टू नाम बताएं, तो ऐसी स्थिति में शिक्षक को बताना चाहिए कि सुग्गा, पट्टू या तोता एक ही पक्षी है। कहने का मतलब है इन सब का यूज़ आप अपने शिक्षण में जो है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप पठन के प्रकार देख रहे हैं, मुद्रा भाव पठन, दृश्य पठन, अभिनय पठन और चित्र पठन। तो ये टाइप जो है वो याद रखिएगा। प्रश्न यहीं से एक बन सकता है, इनमें से कौन सा पठन का प्रकार नहीं है, इन्हीं में से कोई 4 दिए होंगे और एक कोई अलग दिया होगा। यहाँ पर लिखा है कि विकसित गुणों की आवश्यकता क्यों, तो कक्षा में ठहराव के लिए, कल्पना चिंतन, ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। आत्मविश्वास के लिए, समझ विकसित के लिए, पाठ्यपुस्तक से जुड़ाव के लिए, अभिव्यक्ति मतलब अपने विचारों को प्रकट करने के लिए, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से लिख सकते हैं। फिर बात करते हैं अक्षर पठन। अक्षर पठन क्या होता है?
इसमें जो फ्लैश कार्ड होते हैं, इसके द्वारा बच्चों में पढ़ने की जो क्षमता होती है, वो विकसित की जाती है अक्षर पठन में। फिर आपका होगा शब्द पठन। इसकी बात करें तो जब बच्चा अक्षर पहचानने लगता है तो उसका शुद्ध उच्चारण करने लगता है, तो उससे बिना मात्रा वाले शब्दों का पठन कराना चाहिए। पहले दो अक्षर वाले परिचित वस्तुओं के शब्द पढ़ाएं, जैसे हा और ला को मिलाकर हल शब्द का पठन कराया भी जाता है। आप प्राथमिक में देखते हैं तो सबसे पहले आपने अक्षर पठन देखा, फिर और उससे आगे बढ़े तो शब्द पठन, फिर उसके बाद आप कहेंगे मात्रा पठन। शब्द पठन कर लेने के बाद ही तो बच्चा मात्रा सीखता है। जैसे कि आम जो है, इसमें बड़ा आ पर जोर देते हुए पठन कराएं, जिससे बच्चा आ और आ के उच्चारण में अंतर समझ सके, तो ये मात्रा पठन हो जाएगा। तो ये एक सीरियल चल रहा है। पठन आपका आपने देख लिया। अब बात करते हैं लेखन की। तो लेखन का अर्थ क्या कहेंगे? जब हम अपने विचारों और भावों जो है उनको मौखिक अभिव्यक्ति ना करके उसे लिखित रूप में व्यक्त करते हैं, तो वो आपका लेखन होता है। और यदि मौखिक विभक्त जो अभिव्यक्ति है उसका आधार उच्चारण है, तो लिखित अभिव्यक्ति की रचना का आधार प्रथम वर्तनी, द्वितीय व्याकरण, सम्मत वाक्य रचना, ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाला पॉइंट ये है कि लिखित अभिव्यक्ति के चार महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं: सुस्पष्टता, शुद्धता, क्रमबद्धता और सुसंबद्धता। फिर हम बात करते हैं शिक्षक का क्या रोल होता है लेखन में। तो अध्यापक बच्चों को लिखने में अलग अलग अवसर देता है, पर्याप्त मात्रा में चौक उपलब्ध कराए, हरी पट्टी पर लिखने का अभ्यास कराए, लिखने की तैयारी में सीधी, आड़ी, तिरछी, गोल, वक्र जो रेखा है वो बनाने का अभ्यास कराए। तो ये सब शिक्षक के रोल होते हैं। स्वयं की मदद से लेखन कार्य जो परीक्षण, उसमें बच्चों का सहयोग करे, बच्चों को आपस में एक दूसरे का लिखित कार्य करने को कहे, तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। फिर पठन और लेखन के उद्देश्य क्या होते हैं? तो उद्देश्य में आप कहेंगे पठित सामग्री को बोध और अर्थ भाव जो है उसके साथ समझने की योग्यता विकसित करे। ये सब आपको अपने आप से सोच कर लिखना है, अपनी भाषा में लिखना है, अपनी लैंग्वेज में लिखना है। खाली केवल केवल 2 से 4 पॉइंट आप अपने दिमाग में रखिए, ताकि जब पेपर में आए तो उनको लेकर 2 से 4 पॉइंट को आप 5 से 6 पॉइंट बना सकें। इसी प्रकार बच्चों में समझ के साथ पढ़ने और लिखने की दक्षता विकसित करना, ये सब उद्देश्य हैं पठन और लेखन के। इसी प्रकार कविता को उचित लय, गति, भाव के अनुसार पढ़ने की कुशलता विकसित करना, बच्चों को आड़ी, तिरछी, सीधी रेखाओं के अभ्यास के लिए तैयार करना, लिखित अभिव्यक्ति की योग्यता विकसित करना। इसी प्रकार मौखिक भी लिख सकते हैं। मतलब कहने का यही सारी चीज़ें आप उद्देश्य में लिख सकते हैं। फिर आपका पठन और लेखन का महत्व और उपयोगिता। तो आप क्या कहेंगे? शिक्षण में पठन और लेखन दोनों ही बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। पठन के बिना लेखन और लेखन के बिना पठन दोनों अधूरे हैं। ये पूछा जा सकता है, तो ये वाली लाइन ध्यान रखिएगा। यदि बच्चों की आरंभिक पठन क्षमता का विकास उचित रूप से होता है, तो उसकी लेखन क्षमता का विकास भी ठीक प्रकार से होगा। इसके विपरीत यदि बच्चा किसी शब्द या वाक्य का पठन भली-भांति नहीं कर पाता है, तो लेखन भी आपका अशुद्ध रूप से होगा। तो ये आप इसके दोनों में संबंध को जो है वो बता सकते हैं। फिर यहाँ पर पठन के कुछ गुण लिखे हैं, जैसे कि वार्तालाप के द्वारा झिझक दूर होती है, चित्रों के भाव को पढ़ना समझना आता है, बाल पत्रिकाएं पढ़ना, हाव भाव और संकेत समझना व्यक्त करना, पाठ्य सामग्री जो है उसमें निहित केंद्रीय भाव और विचारों को समझना। कहने का मतलब क्या है? जैसे कि आपको मैंने रीडिंग लगाने को दे दी कुछ एक पेज पे, और उस पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। तो जब आप लिखते हैं तो यानी जब आप पढ़ते हैं, पठन कार्य करते हैं, तो ऐसा तो है नहीं केवल पढ़ते चले जा रहे हैं। उसमें क्या चीज़ कही जा रही है, उसका भाव क्या है, उसके विचार क्या है, पाठ्य सामग्री क्या है, तो ये भी सारी चीज़ें समझ रहे हैं। तो वही सारी यहाँ पर लिखी है, पाठ्य सामग्री में निहित केंद्रीय भाव और विचारों को समझना। इसी प्रकार भाषा की संयुक्त ध्वनि जो है उनका मानक उच्चारण करते हुए पढ़ना, कहीं उतार चढ़ाव है तो उसके आधार पर पढ़ना, ये सारी चीज़ें, ये सभी क्या हैं? पठन के गुण हैं। इसी को ही आगे और डिफाइन करते लिखा है कि व्यक्ति अपने मौखिक जो भाव हैं उनकी अभिव्यक्ति दो प्रकार से करता है: लिख कर करता है या बोल कर करता है। और बोलकर तो नॉर्मल कर सकता है, पर लिख कर करने के लिए लिपि, संकेत, चिन्ह और प्रतीकों की आवश्यकता होती है, तो उसी को लिखित रूप हम देते हैं। तो ये आप बेसिक चीज़ें जो है वो इसके बारे में लिख सकते हैं। एक पॉइंट यहाँ पर बार बार देख रहे हैं आप, लिखित अभिव्यक्ति के चार बिंदु: सुस्पष्टता, शुद्धता, क्रमबद्धता और सुसंबद्धता। ये आपसे बहुविकल्पीय में पूछा जा सकता है कि ये सभी विकसित करने के लिए जो गुण हैं उसके संदर्भ में ध्यान रखिएगा। नीचे लिखा है निम्न गुणों के द्वारा इसकी उपयोगिता और भी बढ़ जाती है: सुलेख में गतिपूर्वक शुद्ध वर्तनी, उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए लिखना, सरल कहानी, घटनाएं, दृश्य आदि का लिखित वर्णन करना, कल्पना के आधार पर कहानी, संवाद या कविताएं लिखना। इसी प्रकार क्रमबद्धता बनाए रखना, सुसंबद्धता बनाए रखना, वही सारी चीजें हैं जो आपने ऊपर जो है वो देखी। अब देखिए इसी पर बेस्ड कुछ अभ्यास प्रश्न भी दे रखे हैं।
पठन भाषा शिक्षण का रूप कैसा है? मौलिक है, व्यवहारिक है, सामाजिक है या शैक्षिक है? तो सबसे पहली लाइन ऊपर मैंने आपको बताई थी कि पठन भाषा शिक्षण का व्यवहारिक रूप है। सबसे पहली लाइन मैंने आपको बताई थी। नेक्स्ट था लिखित अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण बिंदु, तो मैंने अभी 4 बताए, देखिए ऊपर यही मैंने आपको कहा कि ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। देखिए लिखित अभिव्यक्ति के 4 बिंदु होते हैं, ये चारों क्रमबद्धता, शुद्धता, सुस्पष्टता, क्रमबद्धता देखिए नीचे लिखा भी हुआ है। ये देखिए ग वाले नंबर पर क्रमबद्धता आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अति लघु भी आप चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ अति लघु दे रखे हैं, कुछ लघु दे रखे हैं और कुछ दीर्घ दे रखे हैं। देखते हैं हमारा अगला दूसरा जो है वो चैप्टर, जो कि आपका वर्ण, शब्द और वाक्य। भाषा के 3 खंड या इकाइयाँ हैं। वाक्य भाषा की सबसे बड़ी इकाई है। यहाँ से ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, वाक्य कई शब्दों से बनता है अतः भाषा की दूसरी इकाई है। क्या? शब्द। शब्द जो है वो भाषा की दूसरी इकाई है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। और शब्द भी कई वर्णों की ध्वनि से बनता है, तो वर्ण भाषा की तीसरी इकाई है। और इस प्रकार भाषा की इकाई वर्ण, शब्द और वाक्य हो जाएंगी। सबसे पहले बात करते हैं वर्ण की। तो ध्वनि के बिना भाषा की कल्पना आप नहीं कर सकते। हम जो कुछ बोलते हैं, उच्चारण करते हैं, वो सब क्या है? ध्वनि है। और जब ये ध्वनि अर्थ सहित होती है तो ये भाषा बन जाती है, और इसी ध्वनि के लिखित रूप को हम वर्ण या अक्षर कहते हैं। जैसे आ, ई, ऊ, ये सभी जो हैं आपके अक्षर हो जाएंगे, वर्ण हो जाएंगे। वर्ण के स्वरूप की बात करें तो साधारणतः ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। राजा शब्द में 2 ध्वनियाँ हैं, रा और जा। अब इनके आगे जो खंड करते हैं तो हम रा में आ का साउंड आ रहा है तो रा, और हलंत लगा के बड़ा आ, फिर जा, हलंत लगा के फिर बड़ा, इस टाइप से जो है आप कर सकते हैं। ये आपकी मूल ध्वनियाँ जो है वो होंगी। वर्ण की परिभाषा की बात करें तो वह छोटी से छोटी मूल ध्वनि जिसके और टुकड़े ना हो सके वर्ण या अक्षर कहलाती है। ये वाली लाइन ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लिख सकते हैं, कोई भी लिख सकते हैं। वर्ण हमारी उच्चरित भाषा या वाणी की सबसे छोटी इकाई है, पर जब आपके ऑप्शन में वर्ण या कह सकते हैं ध्वनि, दोनों चीज़ें हों तो ध्वनि को ज़्यादा प्रेफरेंस जो है वो दी जाती है। इन्हीं इकाइयों को मिलाकर शब्द समूह और वाक्यों की रचना होती है। मूलतः हिंदी में कितने वर्ण हैं? तो 52 वर्ण हैं। वर्णों के उच्चारण समूह को वर्णमाला कहते हैं। स्वर दे रखे हैं, व्यंजन दे रखे हैं। यहाँ से प्रश्न बहुत आते हैं, ये आपको पूरा रटा होना चाहिए। का वर्ग में आपके ये सब आते हैं, चा वर्ग में ये सब आते हैं, टा वर्ग में, ता वर्ग में, पा वर्ग में। और पा वर्ग के बाद अंतस्थ यार अलावा बहुत पूछा जाता है। ऊष्म श श शाह पूछा जाता है। संयुक्त छत्रज्ञ स्रा पूछा जाता है। द्विगुण ड़ा और डा ये आपसे पूछा भी जा चुका है प्रीवियस ईयर में। अनुस्वार आपका इस प्रकार से विसर्ग और साथ ही साथ बिंदी जो है वो हो जाएगा। अनुस्वार जो है ये बिंदी है, जो आप लगाते हैं ना किसी भी कोई लाइन लिख रहे हैं उसके ऊपर लगाते हैं। इसी प्रकार जो विसर्ग है वो तो आप जानते हैं, इस प्रकार से विसर्ग लगता है। अब बात करते हैं वर्ण के भेद। तो 2 प्रकार के होते हैं स्वर व्यंजन। स्वर क्या होता है? स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले या जिन वर्णों को बोलते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, वो स्वर्ण कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखे हुए हैं सभी आपके 11 स्वर होते हैं। ये भी ध्यान रखिए 11 स्वर होते हैं। स्वरों की भेद की बात करें, अभी हमने सबसे पहले देखा, देखिए एक प्रकार के अंदर प्रकार चल रहे हैं। वर्ण की बात हुई थी सबसे पहले, और ये जो वर्ण है इसके प्रकार में आए तो स्वर व्यंजन, फिर स्वर के प्रकार के अंदर आएंगे तो आपका दीर्घ स्वर, इस टाइप से है। तो स्वर निम्न प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है हृस्व स्वर, वे स्वर जिनको बोलने में कम समय लगे वो हृस्व स्वर कहलाते हैं। इन्हें मूल स्वर के नाम से भी जानते हैं। यहाँ से प्रश्न आ सकता है कि हृस्व स्वर को और किस नाम से जाना था, या मूल स्वर को और किस नाम से जाना था है। संख्या में कितने चार हैं, ये यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा हृस्व स्वर नहीं है। तो आपको पहचानना होगा छोटा आ, छोटी, छोटा ऊ और री, कि ये जो है आपके चार होते हैं। दीर्घ स्वर की बात करें तो ये संख्या में 7 होते हैं। बड़ा आ, बड़ी, बड़ा ऊ, इस टाइप से आपके लिखे हुए हैं। ये स्वर जो है वो मूल स्वरों के योग से बनते हैं, इसलिए इन्हें संधि स्वर भी कहते हैं। नीचे यहाँ पर बनाकर दिखाया भी गया है। और तीसरा आपका होता है प्लुत स्वर, जिन स्वरों के बोलने में हृदय स्वर से तिगुना समय लगता है, इन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। इनके लिए आप इस प्रकार से एक चिन्ह का यूज भी करते हैं, इस टाइप से जैसे ओम लिखते हैं। तो ये सबसे बेस्ट इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। स्वर को देख लिया, बात करते हैं व्यंजन की। व्यंजन की बात करें तो व्यंजन के वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में छोटा आ की ध्वनि छिपी रहती है। छोटा आ जो है इसके बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं होता है। जैसे कि आपका का हो जाएगा, तो का में हलंत लगाकर आप छोटा इस प्रकार से अलग कर सकते हैं, तो वही ऊपर लिखा गया है। प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है व्यंजन वर्णों की कुल संख्या के संदर्भ में कितनी होती है? 33 होती है।
इनकी श्रेणियाँ स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म, कितने प्रकार के व्यंजन होते हैं, ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। बात करते हैं तीनों के बारे में। स्पर्श व्यंजन की बात करें तो स्पर्श का अर्थ होता है छूना। तो जिन व्यंजन जो है उनका उच्चारण करते समय जीभ को कंठ, तालु, मूर्धा आदि का पूरा स्पर्श करना पड़ता है, उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या जो है वो 25 होती है। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा ना कि पूरा आपका जितना हिंदी पोर्शन होता है लगभग लगभग आपको वही इसमें देखने को मिलता है, और जो बेसिक लेवल की मैथ होती है जोड़ घटाना टाइप की, वो इसमें देखने को मिलती है, और बाकी इसमें ऐसा कुछ कठिन नहीं है। अब यहाँ से आप तैयारी करेंगे तो आपका हिंदी और ये पोर्शन दोनों तैयार हो जाएंगे। और वीडियो पसंद आ रहा हो सभी लोगों को तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार अन्य सब्जेक्ट के भी मैं आपको इसी प्रकार एक वीडियो में पूरा कोर्स जो है वो प्रोवाइड करूँ। तो बस आप लाइक और शेयर करते रहिएगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा अच्छी से अच्छी सारी चीज़ें प्रोवाइड कर सकूँ। तो यहाँ पर अगर स्पर्श व्यंजन की बात करें तो का से लेकर मा तक आपके होते हैं स्पर्श व्यंजन, इनकी संख्या अवश्य ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन। इनका अर्थ क्या होता है? मध्य में अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, यार अलावा इनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और ओठों के परस्पर सटाने से होता है, किंतु कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता है। उस व्यंजन की बात करें तो ये जो आप है आपकी डेफिनेशन पूछ ली जाती है, अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, तो अब यारा लावा लिख के नहीं चले आएंगे, आपको लिखना होगा जब डेफिनेशन पूछी जाती है। उस व्यंजन किसे कहते हैं? तो उसमें का अर्थ होता है गर्म। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से गर्म श्वास निकले उन्हें हम उस व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में 4 हैं, इस प्रकार से आपको पूरा लिखना होगा। तो ये गलती ना करिएगा कि उस व्यंजन किसे कहते हैं तो यही 4 लिख के चले आए। अगला देखते हैं शब्द। शब्द की बात करें तो भाषा की दूसरी इकाई है। स्टार्टिंग में मैंने बताया वर्णों के योग से शब्द बनते हैं और शब्दों के योग से वाक्य बनते हैं। इसी प्रकार से आप लिख सकते हैं। शब्दों के भेद पर आते हैं तो अर्थ की दृष्टि से ये चीज़ ध्यान दीजिए कि किसके आधार पर डिवाइड किया गया है। अर्थ की दृष्टि से जब बात की गई है तो सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द जिस वर्ण समूह का स्पष्ट रूप से कोई अर्थ निकले उसे हम सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे कि लड़का, पुस्तक, गाय, दिल्ली, पानी, रोटी, ये सभी आपके हो जाएंगे सार्थक शब्द। निरर्थक क्या होता है? जिस वर्ण समूह का कोई अर्थ ना निकले वे आपके निरर्थक निरर्थक होते हैं, जैसे कि पानी वानी, रोटी वोटी, गाना वाना, मीठा वाठा, इस टाइप से आप बोलते भी हैं ना कि खाना वाना नहीं खाना है हमको, तो उस टाइप से निरर्थक शब्द हो जाएंगे। फिर बात करते हैं प्रयोग अथवा विकार की दृष्टि से शब्द के भेद। अब क्या किस आधार पर है? प्रयोग या विकार। पहले किस आधार पर था? अर्थ की दृष्टि से। तो यही मैंने कहा ना, मेन ये ध्यान रखिएगा किसके आधार पर डिवाइड किया गया है। तो प्रयोग अथवा विकार की दृष्टि से शब्द आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका विकारी, एक होता है अविकारी। विकारी और अविकारी में विकारी की अगर बात करें तो जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तन का विकार आता है उन्हें हम विकारी कहते हैं। जैसे लिंग की अगर बात करें तो लड़का पढ़ता है, जब पुरुष की बात की जा रही है, महिला की बात कर रहे हैं तो लड़की पढ़ती है। तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर लिंग के आधार पर परिवर्तन हो गया, चाहे वो लिंग, वचन तथा कारक किसी के आधार पर हो। तो ये आपके पहला ऑप्शन या पहला उदाहरण हो जाएगा। इसी प्रकार वचन के आधार पर देखेंगे तो लड़का पढ़ता है, और जब इसमें वचन चेंज करेंगे तो बहुवचन करेंगे तो लड़के पढ़ते हैं, तो यहाँ पर भी परिवर्तन आ रहा है। पढ़ता है, पढ़ते हैं हो गया। कारक की बात करें तो लड़का पढ़ता है, यहाँ पर कारक जब चेंज होगा तो लड़के को पढ़ने दो, तो ये भी चेंज हो रहा है। तो ये क्या है? आपका विकारी है। विकारी शब्द के भी 4 भेद होते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, विकारी शब्द के भी 4 भेद होते हैं। एक आपका संज्ञा होता है, एक सर्वनाम होता है, एक विशेषण होता है और एक क्रिया होता है। संज्ञा आप सभी जानते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे कि राम, कुत्ता, पाठशाला, पुस्तक आदि। सर्वनाम क्या होता है? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, वह, यह, हम। ये सब डेफिनेशन आपको याद रखनी है क्योंकि पूछी जा सकती हैं आपके जब कोर्स में है। विशेषण की बात करें तो जो शब्द किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करे, विशेषण होता है आपका, इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं, जैसे कि नीला, पीला, मोटा, पतला, ये सब क्या है? विशेषता बताते हैं। क्रिया क्या होता है? कोई भी चीज़ जो है वो करना, वर्ब। वे शब्द जिनमें किसी काम का होना या करना प्रकट हो उन्हें क्रिया कहते हैं। इसकी पहचान भी होती है, लास्ट में ना लगा होता है, खाना, पीना, रोना, जाना। इस प्रकार से आप ये 4 प्रकार कह सकते हैं विकारी शब्दों के। फिर हम बढ़ते हैं हमारे अविकारी शब्द। विकारी को हम जान के आए कि जिनमें विकार उत्पन्न हो जाता है, चाहे वो लिंग के आधार पर हो, वचन के आधार पर हो, कारक के आधार पर हो। अविकारी की बात करें तो जिन शब्दों के रूप में कोई परिवर्तन या विकार नहीं होता उन्हें हम अविकारी कहते हैं। इन्हीं को हम अव्यय के नाम से भी जानते हैं। इस चीज़ का ध्यान दीजिए, इन्हीं को हम अव्यय के नाम से भी जानते हैं, जैसे कि और, तथा, धीरे धीरे, कम, अधिक, वाह वाह, हाय आदि, ये सभी आप कह सकते हैं।
अविकारी शब्द के भी 4 भेद होते हैं, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। एक बार और, अविकारी शब्द के भी 4 भेद होते हैं, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। ये मैंने दोबारा इसलिए बोला क्योंकि एग्जामिनर आपको यहीं से फंसा सकता है अगर वो ज़्यादा डिटेल में कुछ पूछेगा। अब इन्हीं के बारे में नीचे लिखा है। क्रिया विशेषण की बात करें तो जो शब्द क्रिया की विशेषता को प्रकट करते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं, जैसे कि धीरे-धीरे, तेज, अब, वहाँ आदि। समुच्चय बोधक की बात करें तो वे शब्द जो शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों को परस्पर जोड़ते हैं उन्हें हम समुच्चय बोधक कहते हैं, जैसे कि और जोड़ने का कार्य करता है ना कि राम ने खाना खाया और बाहर गया, तो दो को जोड़ रहा है। इसी प्रकार तथा, किंतु, परंतु, तथापि आदि। संबंध बोधक की बात करें तो जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के दूसरे शब्दों से संबंध प्रकट करे उन्हें हम संबंध बोधक कहते हैं, जैसे कि ऊपर, नीचे, समीप, पास आदि। ये सब क्या है? संबंध बोधक है। अब यहाँ से एक और टाइप से प्रश्न पूछा जा सकता है, वो क्या है? इसके एग्जाम्पल से पूछा जाएगा आपसे कि इनमें से कौन सा संबंध बोधक नहीं है, और ऑप्शन में आपको तथा दिया होगा, तेज दिया होगा, नीचे दिया होगा, पास दिया होगा। अब आपको पहचानना होगा, तो डेफिनेशन अगर आपको पता होगी तो आप आसानी से पहचान लेंगे। विस्मयादि बोधक की बात करें तो जो शब्द हर्ष, उल्लास, प्रसन्नता, क्षोभ आदि को प्रकट करे उन्हें हम विस्मयादि कहते हैं, जैसे कि हाय, इस प्रकार से एक्सक्लेमेटरी साइन भी आप लगाते हैं, दिक, वाह वाह आदि। तो ये आपका हो गया। किसके आधार पर? आप कहेंगे अविकारी शब्दों के जब भेद की बात करें तब। तीसरे की बात करते हैं, उत्पत्ति या उद्गम की दृष्टि से शब्द के भेद। अभी जो हमने ऊपर देखे थे मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ, ये हमने प्रयोग अथवा विकार की दृष्टि से देखे थे, और सबसे पहले हमने देखे थे आपके अर्थ की दृष्टि से। तो अर्थ की दृष्टि से देखे, फिर प्रयोग अथवा विकार की दृष्टि से देखे, अब हम देखने जा रहे हैं उत्पत्ति या उद्गम की दृष्टि से शब्द के भेद। तो ये आपके 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका तत्सम, एक होता है आपका तद्भव, एक होता है देशज, एक होता है विदेशज या विदेशी। अब एक एक को जान लीजिए। तत्सम का अर्थ होता है उसके संस्कृत समान अर्थ, यानी संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों ले लिए गए हैं वो आपके तत्सम होते हैं। तत्सम में देखिए यहाँ पर सम वर्ड आ रहा है, संस्कृत यहाँ से भी आप याद रख सकते हैं, सा से ही संस्कृत होता है, और तत्सम में भी सा आ रहा है। तद्भव में सा नहीं आता है, तो आपको तत्सम तद्भव में कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। जैसे कि आपका माता, कवि, विद्या, मुनि, नदी, ये सब क्या है? तत्सम के शब्द हैं। तद्भव की बात करें, इनका अर्थ होता है उससे उत्पन्न, अर्थात संस्कृत से उत्पन्न। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो अपने रूप को बदलकर हिंदी में मिल गए हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं, जैसे कि आग हो गया, अग्नि का, घोड़ा, घोटक, दूध, दुग्ध, ये सभी यहाँ पर एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। देशज की बात करें तो देशज शब्द वे हैं जिनकी उत्पत्ति या व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता है। वे शब्द देश की विभिन्न भाषाओं से जो है वो ले लिए गए हैं, वो आपके इसमें आ जाएंगे देशज शब्द में, जैसे कि गाड़ी, पेट, खिड़की, लोटा, पगड़ी, चिमटा, ये सभी आप लिख सकते हैं। विदेशज या विदेशी शब्द की बात करें तो विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए शब्द को विदेशी शब्द कहते हैं, जैसे कि अंग्रेजी, उर्दू, अरबी, फारसी, ये सब आपके विदेशी शब्द हैं। रेडियो, स्कूल, गमला, आलू, फर्श, कालीन, दाम, कूपन, ये सब आपके विदेशी शब्द हैं। कंपटीशन लेवल में एक ना एक प्रश्न 110% पूछा जरूर जाता है, शब्द आपको पहचानना होता है। यहाँ तो आपके 4 ही दिए गए हैं, विदेशज और देशज, यही सब, पर जब आपसे कंपटीशन लेवल पे पूछा जाता है तो वहाँ पर आपको अरबी भाषा या ग्रीक भाषा, अलग अलग टाइप के ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो आपको इसके एग्जाम्पल पर विशेष ध्यान देना है कि गमला है तो विदेशज में आता है। अगला देखते हैं व्युत्पत्ति या रचना की दृष्टि से। तो रचना की दृष्टि से 3 टाइप होते हैं, एक होता है आपका रूढ़, एक होता है आपका यौगिक, एक होता है आपका योग रूढ़। देखिए प्रश्न में आपसे यह नहीं लिखा होगा कि शब्द के प्रकार लिखिए, आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि व्युत्पत्ति या रचना की दृष्टि से शब्द के भेद बताइए। अब आप खुद से सोचना है कि रचना की दृष्टि से कौन से वाले थे, ये नहीं कि आप यहाँ वाले भेद दूसरे में लिखाएं, दूसरे वाले इसमें लिखाएं, तो ये चीज का ध्यान दीजिएगा। बात करते हैं रूढ़ शब्द की, तो रूढ़ का अर्थ होता है परंपरागत, अर्थात जो शब्द आपका परंपरागत हो, जिनके खंडों का कोई अर्थ ना निकले, उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे कि रोटी है, इसका रो और टी आप अलग अलग ब्रेक करेंगे तो ना रो का कोई अर्थ है ना टी का अर्थ है। इसी प्रकार नदी की बात करें तो ना का अर्थ है, कोई दी का अर्थ है। यानी कि जब आप टुकड़े करते हैं कोई अर्थ उसका ना निकले, उसका कोई खंड ही ना हो सके, वो आपके रूढ़ शब्द हैं। इसी प्रकार आप
दूसरे की बात करेंगे यौगिक शब्द की, तो वे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं, उनके प्रत्येक खंड का कोई अर्थ निकलता है, उन्हें यौगिक कहते हैं। दो या दो से अधिक रूढ़ शब्दों के योग से आपका यौगिक शब्द जो है वो बनता है, ये भी आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल के लिए। पाठशाला, पाठ और शाला दोनों का अर्थ होता है। डाकघर, डाक प्लस घर, इसी प्रकार विद्यालय, इसी प्रकार नक्षत्र मंडल। योग रूढ़ की बात करें तो ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं, अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचायक होते हैं, उन्हें हम योग रूढ़ कहते हैं। मतलब ये कि यौगिक शब्द अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ बताने लगे, तब वे योग रूढ़ जो है वो कहलाते हैं। फिर बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की, जैसे कि आपका पंकज हो गया, तो पंक प्लस जा कीचड़ में पैदा होने वाला विशेष अर्थ के लिए है, जिसको हम कमल के नाम से जानते हैं, तो ये आपका इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हो जाएगा। इसी प्रकार आप लंबोदर कह सकते हैं, लंब प्लस उदर, बड़े पेट वाला यानी कि गणेश जी। इसी प्रकार दशानन कह सकते हैं। तो ये क्या है, आपने ध्यान दिया कि वे जो सामान्य अर्थ को नहीं प्रकट कर रहे हैं, किसी विशेष अर्थ के लिए परिचायक हैं, वह आपके योग रूढ़ होते हैं। अब बढ़ते हैं हम वाक्य की तरफ। वाक्य आप जानते हैं क्या होता है, मनुष्य के विचारों को प्रकट करने के लिए वाक्य आप यूज करते हैं। जैसे कि राम के साथ सीता भी बन गई, इस प्रकार से आप कह सकते हैं। वाक्य के भाग की बात करें तो दो भाग होते हैं, एक होता है उद्देश्य, एक होता है आपका विधेय। उद्देश्य को हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। विधेय को हम क्या कहते हैं, प्रेडिकेट। इंग्लिश में आपने पढ़ा है। उद्देश्य की बात करते हैं तो वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे हम उद्देश्य कहते हैं। और विधेय की बात करें तो उद्देश्य जो है उसके विषय में जो कुछ भी कहा जाता है उसे हम विधेय के नाम से जानते हैं। तो उद्देश्य विधेय हो गया। ये क्या है, ये भाग है, भेद नहीं है। ध्यान दीजिए, वाक्य के अगर भाग पूछे जाएं तब आपको ये लिखना है, क्योंकि जैसे पूरा वाक्य लिखा होता है तो इस वाक्य में स्टार्टिंग का कुछ भाग होता है, आखिरी का कुछ भाग होता है। तो स्टार्टिंग में सब्जेक्ट दिया होता है, उद्देश्य दिया होता है, फिर प्रेडिकेट होता है। तो ये क्या है, भाग है, ये वाक्य के प्रकार नहीं है। वाक्य के भेद की बात करते हैं, ये आपके यहाँ पर भेद हो जाएंगे कि रचना की दृष्टि से सबसे पहले बात करते हैं। तो यहाँ पर ऊपर लिखा भी हुआ है कि वर्गीकरण दो दृष्टि से होता है, एक रचना या स्वरूप की दृष्टि से, एक आपका अर्थ की दृष्टि से। सबसे पहले बात करते हैं रचना या स्वरूप की दृष्टि से। तो आपके तीन प्रकार होते हैं, सरल या साधारण वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। ये रचना के आधार पर होता है। सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं, जिसमें एक उद्देश्य और विधेय रहता है, उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। जैसे कि कृष्णा प्रतियोगिता में भाग लेती है और यही कृष्णा उद्देश्य और प्रतियोगिता के लिए भाग लेती है, आपका विधेय है, यानी कि ये आपका सब्जेक्ट है, बाकी बचा प्रेडिकेट है। मिश्रित वाक्य की बात करते हैं तो मिश्रित वाक्य उस वाक्य को कहते हैं जिसमें एक प्रधान उपवाक्य होता है और अथवा अधिक, एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। जैसे कि स्निग्धा ने कहा कि वर्षा बीमार है, यहाँ पर जो स्निग्धा ने कहा है वो आपका प्रधान उपवाक्य है, और कि वर्षा बीमार है ये आपका इस पर डिपेंड है, आश्रित है, इसलिए आपका आश्रित उपवाक्य हो जाएगा। ये आपका जो आप इंग्लिश में पढ़ते हैं सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड वही चीज है, बस आपका वही चीज हिंदी में पढ़ते हैं वही हम इंग्लिश में पढ़ते हैं। तीसरा है आपका संयुक्त वाक्य। तो जो वाक्य दो या दो से अधिक सरल वाक्यों से बने उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं, जिसमें दोनों वाक्य पूर्ण होते हैं और एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। मिश्रित को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और पहला वाला आपका सिंपल सेंटेंस। तो संयुक्त मैंने आपको बताया ना, एंड से जुड़ा रहता है, और उसी को तो हम कहते हैं हिंदी में और। यही है कि एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते, डिपेंड नहीं होते, योजक द्वारा जुड़े रहते हैं, उसे हम कहते हैं संयुक्त वाक्य। जैसे कि राम ने खाना खाया और सो गया, यहाँ पर और शब्द दो प्रधान वाक्यों को जोड़ रहा है। तो ये पहला जो प्रकार है ये रचना की दृष्टि से है, ध्यान रखिएगा। फिर अब कहेंगे अर्थ की दृष्टि से। रचना की दृष्टि से हो गया, अर्थ की दृष्टि से आप वाक्य के 8 प्रकार होते हैं, विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक और विस्मय बोधक वाक्य। यहाँ पर सबके बारे में एक एक लाइन लिखी भी गई है। विधानवाचक जिन वाक्यों में क्रिया के होने क्या करने का सामान्य कथन हो। निषेधवाचक निगेटिव, आज्ञावाचक आज्ञा से संबंधित प्रश्न प्रश्न पूछने से, इच्छावाचक जो है इच्छा से संबंधित है, संदेहवाचक संदेह से है, संकेत जिन वाक्यों में एक बात का होना दूसरी बात पर निर्भर हो, जैसे कि यदि वर्षा होती तो फसल होती, क्या है, एक दूसरे पर डिपेंड है, ये आपका संकेतवाचक होता है। विस्मय बोधक आप जानते हैं, भय, अर्थ, ये सारी चीजें। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो कि है आपका ध्वनि का अध्ययन। ध्वनि की बात करें तो ध्वनि भाषा की लघुत्तम, सार्थक और अनिवार्य इकाई है, मैंने ऊपर ही आपको बताया। ध्वनि के वर्गीकरण को भी मैंने बताया, कुल 52 ध्वनियां हैं जिनका वर्गीकरण इस प्रकार से स्वर व्यंजन में जो है वो किया गया है। ये सारी चीजें मैंने बताई, अयोगवाद, द्विगुण व्यंजन, ये सारी चीजें।
अब बात करते हैं ध्वनियों के वर्गीकरण के आधार की। तो 5 आधार बताए गए हैं, स्वर हो गया, काल हो गया, स्थान, प्रयत्न और अनुप्रदान, इस टाइप से। यहाँ पर स्थान के संदर्भ में लिखा है, वही कंठ, तालु, मूर्धा, ये सब स्थान से संबंधित होते हैं। और मुख्य रूप से 3 आधार यहाँ पर लिखे हैं, स्थान, प्रयत्न और कर्षण। आपको यहाँ पर प्रयत्न से संबंधित ये चीज़ें एक बार और ध्यान दीजिएगा। दंत ओष्ठ से उच्चारण की बात की जाती है तो वा और फा होता है, और इसी प्रकार उभय ओष्ठ में सारी चीज़ें, पर ये इतना नहीं पूछी जाती। दंतोष्ठ आपसे पूछा जा सकता है। प्रयत्न की बात करते हैं तो मुख का व्यापार, जिसमें वर्णों का उच्चारण होता है, उच्चारण के लिए प्रयास की प्रयत्न कहा जाता है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के शब्दों में ध्वनियों के उच्चारण के लिए हवा को रोक कर या अन्य कई प्रकारों से विकृत करना पड़ता है, इसी को हम प्रयत्न कहते हैं। तो इनकी डेफिनेशन है, ध्यान रखिएगा। मेन आपको ध्यान रखना है इनके भेद, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न की बात करें तो वर्णों का उच्चारण करते समय जो भीतरी या कह सकते हैं वर्णोच्चारण से पूर्ण प्रयत्न करना पड़ता है, उसे हम आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। इसके 4 भेद होते हैं, एक होता है विवृत, एक होता है स्पष्ट, इसी प्रकार एक होता है ईषद विवृत और एक होता है ईषद स्पष्ट। यहाँ पर एक नहीं लिखा है, वैसे आपके कोर्स में 4 ही इसमें दिए गए हैं। एक आपका संवृत्त भी होता है। यहाँ पर 11 वर्ण, 25 वर्ण, सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। बढ़ते हैं बाह्य प्रयत्न की तरफ। तो वर्णों का उच्चारण करते समय अंत में किए गए जो प्रयत्न है उनको बाह्य प्रयत्न कहते हैं। इनके भी 4 भेद होते हैं। एक आपका होता है घोष, एक होता है आपका अघोष, एक होता है आपका अल्प प्राण और एक होता है आपका महाप्राण। तो ये आपको ध्यान देना है। यहाँ से प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि घोष अघोष क्या होते हैं, अल्प प्राण महाप्राण क्या होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। घोष की बात करें तो सभी स्वर जो हैं प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण और 11 लावा, ये सब आपके घोष में आते हैं। अघोष की बात करें तो इनके बारे में लिखा है, इन प्रकार की ध्वनियाँ अघोष कहलाती हैं, जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियाँ दूर रहती हैं। पहला, दूसरा और वर्ण और साथ ही शा, शा, सा। इसमें तीसरा, चौथा, पांचवा घोष में, यानी कि इसी को हम सघोष भी कहते हैं। घोष जो है इसको हम सघोष भी कहते हैं। तो सघोष में तीसरा, चौथा, पांचवा, और यहाँ पर अघोष में आपका पहला, दूसरा वर्ण और साथ ही साथ श, सा, ये भी ध्यान रखिएगा। जैसे उसमें 11 लावा था, इसमें श, श, शाह। अल्पप्राण महाप्राण की बात करें तो जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु का आधिक्य ना हो, श्वास कम बल हो, उन्हें अल्पप्राण कहते हैं। अल्पप्राण ध्वनियाँ इस प्रकार की हैं, सभी स्वर जो है वो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, 11 लावा, कुल 30 वर्ण इस प्रकार से लिख सकते हैं। मेन आपको पता होना चाहिए क्या, कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। और महाप्राण में क्या होता है, जिसमें आप कहेंगे प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण और शा, शा, साहा, कुल आपके 14 वर्ण इस प्रकार से हो जाएंगे। यहाँ पर वर्णों की संख्या कुल 30 है। देखिए याद करने की चीज़ें काफ़ी हैं, हिंदी में भी आपकी। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, स्वर व्यंजन तथा व्यंजन समूहों को सुनकर समझना। तो इसमें क्या पॉइंट आपको याद रखने की, सुनने वाले की श्रवण इंद्रिय सामान्य और क्रियाशील हो, भाषा की ध्वनियों से शब्दों का बोध होना, बालक सुनते सुनते समय, मतलब कहने का इसमें वही सारी चीज़ें जो आप स्वयं से लिख सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है आपका, दिए गए निर्देश, संदेश, सुनाए गए वर्णन, कविता, कहानियाँ, लोकगीत आदि में जो निहित भाव हैं, विचार हैं, उनको सुनकर समझना। तो इसमें क्या क्या लाभ हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें आप स्वयं से लिख सकते हैं। कि सुनकर क्या होता है, जो समान ध्वनियाँ होती हैं इसमें आप विभेद कर सकते हैं, अंतर कर सकते हैं, उसका अर्थ ग्रहण कर सकते हैं। वही सारी चीज़ें देखें, वाक्य को सुनकर उसके अर्थ को समझ सकते हैं, लोकगीत कहानी को समझकर उसे अपनी भाषा में लिख सकते हैं, सुनी हुई कहानी कविता का भाव ग्रहण कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप स्वयं से लिख सकते हैं। यहाँ पर लास्ट में कुछ प्रश्न भी इसमें दे रखे हैं, बाकी चैप्टर में इसमें कुछ नहीं है। वर्ण कितने प्रकार के हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार, सरल वाक्य। तो जो सारी चीज़ें ऊपर आपने देखी ना, कुछ भी है इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि विकारी अविकारी में अंतर बताइए। इस प्रकार से अर्थ की दृष्टि से वाक्य कितने भेद होते हैं, सेम एज इट इज आपको प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है आपका हिंदी अंग्रेजी की सभी ध्वनियाँ स्वर व्यंजनों का शुद्ध उच्चारण। तो यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि कौन कौन सी सामान्य अशुद्धियाँ होती हैं उच्चारण में। जैसे वर्णमाला के उच्चारण में छोटा जो है उसको बड़ा आ या अंग बोलते हैं, का, खा, गा आदि को कभी कभी वो मतलब बोलने संबंधी। फिर शब्द के अंत में लिखते ई और कहते बड़ी ई हैं, इस टाइप की अशुद्धि। शांति को जैसे कि शांति है, कभी को कभी लिख देते हैं, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ये पॉइंट आपसे पूछे जाते हैं। जैसे कि मछली है उसको मछली लिख देते हैं, छोटे को चोटे लिख देते हैं। ये छा और शा, मतलब इन शब्दों जो वर्ण हैं इनसे मिलती जुलती जो अशुद्धि होती हैं, तो वो आप इसमें लिख सकते हैं।
अशुद्ध उच्चारण के कारण क्या होते हैं, ये भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो कारण में आप लिख सकते हैं ध्वनि लोपन, किसी ध्वनि का लोप कर देना। जैसे होता है ना कि कोई बोलते-बोलते कोई बीच की चीज़ ही खा जाता है। ध्वनि विकृति में क्या होता है, किसी ध्वनि का अल्प उच्चारण या अति उच्चारण करना। ध्वनि विपर्य क्या होता है, किसी ध्वनि को उलट-पलट देना। ध्वनि का सही ज्ञान ना होना, उच्चारण के साधारण नियम का ज्ञान ना होना। तो ये सब क्या है? ये सब उच्चारण, अशुद्ध उच्चारण के कारण ही तो हैं कि क्यों होता है। हकलाना-तुतलाना होता है, शारीरिक विकृति जैसे कि होष्ठ विकृति, दंत क्षय यानी कि कोई दाँतों में किसी भी प्रकार की दिक्कत है, विकृति है, तालु अभाव है, तो ये सब रीज़न ही होते हैं। स्थानीय बोलियों का भी प्रभाव पड़ता है बहुत। कोई गाँव का बोल रहा है तो उसका भी बहुत प्रभाव पड़ रहा है। क्षेत्रीय प्रभाव आप कह सकते हैं उसको। शब्द लाघव की प्रवृत्ति है, अध्यापक द्वारा निर्देशन की भी कमी का अभाव होता है। जैसे कोई गलत बोल रहा है, अध्यापक ने सही निर्देशन नहीं दिया तो वो आगे भी बोलता जा रहा है, तो आप लिख सकते हैं। सुधार के उपाय में इसमें क्या होंगे कि उच्चारण सुधार का प्रयास प्रारंभिक स्तर से ही कराना चाहिए। प्रारंभ में उच्चारण अशुद्ध हो जाने पर बाद की कक्षाओं में सुधारना कठिन हो जाता है। फिर आप कहेंगे उच्चारण अशुद्ध हो तो उसके लिए अनुकरण अन्य छात्र ना करने पाएँ, इसका ध्यान रखा जाए। ऐसा ना हो कि और लोग भी कॉपी कर रहे हैं और लोग भी गलत सीख रहे हैं। इसी प्रकार मौखिक कार्य का उच्चारण सुधार में विशेष महत्व है। कक्षा में मौखिक कार्य के पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाएँ। संकोच, डर या आत्मविश्वास की कमी के कारण उच्चारण अशुद्ध हो रहा है तो अध्यापक को चाहिए कि छात्र के प्रति सहानुभूति और धैर्य के साथ व्यवहार करे। तो वही सारी चीज़ें हैं। आवश्यकता हो तो चिकित्सीय सलाह भी ले सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। फिर उच्चारण के नियम की बात करते हैं तो आप क्या कहेंगे कि शिक्षक को भी तो उच्चारण संबंधी नियमों का ज्ञान होना चाहिए। तो वही लिखा है कि प्राथमिक स्तर के शिक्षक और बच्चों के लिए आवश्यक है हिंदी वर्णमाला का समुचित ज्ञान हो। कठिन जो शब्द उच्चारण है उनका अभ्यास करें। इकार, ऊकार संबंधी अशुद्धियाँ हैं तो ये सब स्वराघात, बल विराम, उतार-चढ़ाव, आवृत्ति इस पर ध्यान दें। तो ये आप शिक्षक के संदर्भ में लिख सकते हैं। अगला है आपका लिपि की सभी ध्वनियों के लिपि संकेतों की पहचान का शुद्ध रूप में जो है वो पढ़ना। तो इसमें आपका देवनागरी लिपि का महत्व, शुद्ध रूप में पढ़ना, यही सारी चीज़ें हैं जो बेसिक आप लिख सकते हैं। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है कि लिपि विकास की मुख्यतः निम्न अवस्थाएँ जो हैं वो मानी जाती हैं। एक आपका होता है चित्रलिपि, फिर प्रतीक लिपि, फिर भाव लिपि, फिर ध्वनि लिपि। तो यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है और इसमें भी अक्षरात्मक और वर्णात्मक आपका 2 टाइप से डिवीज़न किया गया है। देवनागरी लिपि की बात करें तो हमारी मातृभाषा हिंदी है और हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। देवनागरी लिपि का विकास भी जो है वो ब्राह्मी लिपि जो है इसी की एक शाखा के रूप में हुआ है। देवनागरी के नामकरण में भी विद्वानों की वैचारिक भिन्नता रही है, वो सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। और 2 नामों से देवनागरी और नागरी 2 नामों से जाने जाने वाली लिपि का प्रथम प्रयोग गुजरात, ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि सबसे पहला प्रयोग जो है वो गुजरात के राजा जयभट्ट 7वीं सदी के एक शिलालेख में जो है वो मिलता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये आपसे बिल्कुल पूछी जा सकती है। फिर महत्व की बात करते हैं देवनागरी लिपि का, तो आप कहेंगे शुद्ध रूप में पढ़ना। इसी प्रकार से इसको और डिफाइन कर सकते हैं आप। मात्रा पठन से संबंधित ये अभ्यास कराया जाता है, जैसे कि पूरा मैं ये आपको लाइन खींच के दिखाता हूँ कि एक पंक्ति में लिखकर अक्षरों के नीचे उसकी मात्राएँ इस प्रकार से लिखें। जैसे कि छोटा आ है, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, इस टाइप से देख रहे हैं तो पूरी मात्राएँ मात्रा पठन में आप अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। बाकी ये चित्र वगैरह आप बना सकते हैं। फिर आपका नेक्स्ट चैप्टर है पूर्ण विराम, अर्धविराम, प्रश्नवाचक, विस्मय सूचक चिन्हों को पहचानते हुए विषय वस्तु का अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ना। तो यहाँ पर मुख्य शिक्षण बिंदु है पूर्ण विराम वगैरह। पूर्ण विराम आप जानते हैं पूरी तरह रुकना या ठहरना होता है। जैसे कि ये हाथी है तो पूरी तरीके से आप रुक रहे हैं तो आपका पूर्ण विराम होता है। इसमें और बाकी सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं। अर्धविराम की बात करें तो यदि एक वाक्य या वाक्यांश के साथ दूसरे का दूर का संबंध बतलाना हो तो वहाँ अर्धविराम का प्रयोग होता है। इस प्रकार कि वाक्य रचना में वाक्यांश एक दूसरे से स्वतंत्र होते हुए भी एक वाक्य के अंतर्गत होने के कारण एक दूसरे से संबंध रखते हैं। और लिखा है कि ऐसे वाक्यांशों में अर्धविराम लगाकर एक दूसरे से अलग किया जा सकता है। जैसे कि वह एक धूर्त आदमी है, ये अर्धविराम का चिन्ह लगा है और ऐसा उसके मित्र भी मानते हैं। इसी प्रकार इसी के बारे में और भी चीज़ें लिखी हैं कि जैसे यदि प्रधान वाक्य में संबद्ध अन्य सहायक वाक्यांश, वो सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। डिग्री या उपाधियाँ जो हैं उनके लेखन में अर्धविराम का प्रयोग होना चाहिए। जैसे कि एमए है, कॉमा यानी कि अर्धविराम, उसके बाद पीएचडी, इस टाइप से। तो अलग अलग पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य की बात करें तो जहाँ पर प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में लगाया जाता है, कोई प्रश्न पूछा जा रहा है, वो सारी चीज़ें। जैसे कि यहाँ पर
विस्मय सूचक से पहले एग्जाम्पल एक दिया है कि क्या आप दिल्ली से जा रहे हैं या दिल्ली से आ रहे हैं, तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। विस्मय सूचक की बात करें तो विस्मय सूचक आपका एक्सक्लेमेटरी साइन, हर्ष, विषाद, विस्मय, घृणा, ये सारी चीज़ें जहाँ पर भी भाव व्यक्त करना होता है वहाँ विस्मय सूचक होता है। ये भी आप आसानी से लिख सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल भी हैं, वो भी आप देख सकते हैं। ईश्वर को संबोधित करने में इस चिन्ह का यूज़ किया जाता है। ये सब इसके पॉइंट लिख सकते हैं कि हे राम तुम मेरा दुख दूर करो, तो ये आप देखिए साइन यहाँ पर लगा हुआ है। और इस पर बेस्ड प्रश्न इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है, तो मैंने ऊपर बताया भी था ब्राह्मी लिपि से हुआ है, सारी चीज़ें। फिर अगला है विलोम, समानार्थी, तुकांत, अतुकांत और समान ध्वनि वाले जो शब्द हैं उनको पहचानना। विलोम शब्द की बात जानते हैं आप, उल्टा होता है। बहुत से विलोम यहाँ पर दे रखे हैं, अनाथ का सनाथ, तो मैं यहाँ पर सारे तो नहीं बता रहा हूँ, कुछ आप देख सकते हैं। आस्तिक का नास्तिक, अनुकूल का प्रतिकूल, इसी प्रकार अल्पायु, दीर्घायु, अमृत, विष, इस प्रकार से बहुत सी लंबी लिस्ट दे रखी है। आपके पास जो भी पुस्तक हो उससे आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि इनका कोई पर्टिकुलर आप कहेंगे कि कोर्स जो है वो नहीं होता है, कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। व्यष्टि का समष्टि हो गया, राजा का रानी, इस प्रकार से सब आपके विलोम शब्द दे रखे हैं। फिर बात करते हैं समानार्थी की, तो जो समान अर्थ प्रकट करें, पर्यायवाची जिसको हम कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि अरण्य जो है इसका वन, विपिन, कानन, जंगल, अटवी, इस टाइप से होता है। इसी प्रकार नीचे भी पूरी लिस्ट दे रखी है जिसमें आपसे कोई भी पूछा जा सकता है। यहाँ पर तो बहुत कम लिस्ट दे रखी है, वैसे आपके तो बहुत से होते हैं, तो पूछा आपसे कहीं बाहर से भी जा सकता है, पर्टिकुलर इसी लिस्ट से पूछा जाएगा ऐसा जो है वो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। फिर बात करते हैं तुकांत अतुकांत की, तो ये दो प्रकार के होते हैं। पद के अंत में अक्षरों में जो समतुल्यता पाई जाती है उन्हें हम तुक कहते हैं, इस चीज़ को समझिए। और तुक का अर्थ होता है अंत वर्णों की आवृत्ति। ये जो तुक होता है वो आपका तुकांत और अतुकांत दो पार्ट में डिवाइड होता है। तो तुकांत क्या होता है, तुक वाले शब्द तुकांत कहलाते हैं, तुक मतलब तुकहीन शब्द कहलाते हैं। तुकांत की बात करें जैसे कि इनके उच्चारण में तुक की प्रधानता रहती है, जैसे कि इनके उच्चारण जब आप करेंगे तो इस प्रकार से होगा, जैसे कि माया नहाया, माया नहाया करके नहीं कह सकते, इस प्रकार से दे रखा है ना, जैसे कि नट, खट, झट, पट, नष्ट, इस टाइप से। काम, दाम, नाम, देखिए तुक मिल रहा है सब में। माया, खाया, साया, लाया, आई, इस टाइप से, नहाया, बहाया, तो जहाँ पर तुक मिल रहा है वो आपके तुकांत हो गए, जहाँ पर नहीं मिल रहा है। और इसी प्रकार आपका बहुत से जो श्लोक वगैरह होते हैं, रचनाएं होती हैं, इस टाइप की लाइनें होती हैं, बिहारी ने कहा है तो उसमें भी तो तुक मिलाया जाता है कि लास्ट में सो ही आ रहा है तो उसकी नेक्स्ट लाइन में हो ही आए। इसी टाइप से तुलसीदास, जयशंकर प्रसाद, ये सब यहाँ पर लिखी भी हुई हैं। अतुकांत की बात करते हैं तो इसमें आप कहेंगे जहाँ पर आपका तुक ना मिले या इस प्रकार के पदों में अनियमित, असमान, स्वच्छंद गति और भावानुकूल यति विधान होता है। बहुत ही कठिन लैंग्वेज लिखी हुई है, आपको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। तुकांत का यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा है, वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो एक कविता है, जो कि आपके हाई स्कूल या इंटर के लेवल पर है, आपने पढ़ी भी अवश्य होगी। इस प्रकार से और भी बहुत से एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखे हैं। फिर बात करते हैं समान ध्वनियों वाले शब्द, तो हिंदी में बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जिनका उच्चारण समान होता है। इनकी बात करें जैसे कि अगम जो है, ये शब्द है आपका, इसका समान उच्चारण आगम होता है। अंत जो है अंत, इनको आपके अलग अलग अर्थ होते हैं पर उच्चारण एक जैसा होता है। अगम का अर्थ दुर्लभ होता है, आगम का उत्पत्ति या शास्त्र होता है। तो ये आपके इसमें आ जाएंगे। इनकी भी लिस्ट यहाँ पर इस प्रकार से जो है वो दे रखी है, तो आप अपनी जो भी किताब हो उससे जो है वो याद कर लीजिएगा। तो बहुत सी यहाँ पर लिस्ट है, आप कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। यहाँ पर देखिए कुछ दे भी रखे हैं, जैसे कोमल का विलोम क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे, कठोर होता है। इस टाइप से आपके प्रश्न इसमें से पूछे जा सकते हैं। अगला है लिपि संकेतों, स्वर, व्यंजन, मात्राएं, संयुक्त वर्णों को सुडौल और आकर्षक रूप में जो है वो लिखना। तो लिखने के संदर्भ में आपसे यहाँ पर मैंने ऊपर बताया था ना, लिपि संकेत में किस प्रकार से अभ्यास कराते हैं। लिपि की विशेषताएं आपसे पूछी जा सकती हैं, तो आप लिख सकते हैं देवनागरी लिपि सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक लिपि है, जितनी भी ज्ञात लिपियाँ उनमें, और इसकी विशेषताएं यहाँ पर लिखी गई हैं वैज्ञानिक देवनागरी लिपि की, कि देवनागरी लिपि में ध्वनियों का क्रम वैज्ञानिक है, इस लिपि में जो चिन्ह है उनकी लिखावट उच्चारणानुकूल है। इस टाइप से सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं कि रोमन में सी ध्वनि के लिए का और सा दो ध्वनियों का प्रयोग होता है, जैसे कि कैप और सिनेमा, परंतु देवनागरी में ऐसा नहीं है। तो ये सब क्या है, इसकी विशेषताओं, ये आप इस प्रकार से लिख सकते हैं जो भी आप समझते हैं अपने आप से। लास्ट में ये भी लिखा है कि इसमें वर्णों का उच्चारण निश्चित होता है,
अन्य लिपियों में ऐसा नहीं होता है, जैसे कि मलमल, झटपट आदि शब्दों में जो वर्ण आते हैं उनका उच्चारण कहीं परिवर्तित जो है वो नहीं होता है। फिर बात करते हैं, यहाँ पर स्वर तो हम देख चुके हैं, और जो स्टार्टिंग में मैंने देखा था उसी को एक मात्रिक द्विमात्रिक उसी को कहते हैं, यहाँ पर वही लिखा हुआ है द्विमात्रिक स्वर, वो मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था। व्यंजन वगैरह देख चुके हैं हम। फिर यहाँ पर दिया है संयुक्ताक्षर। हिंदी में जो संयुक्ताक्षर है उसके प्रयोग की 3 विधियाँ हैं। एक संयुक्त ध्वनियाँ हैं, फिर संपृक्त ध्वनियाँ हैं, और तीसरा आपका युग्मक ध्वनियाँ है। तो नाम ध्यान रखिएगा, चाहे तो आप डिटेल में इसके अंदर का पढ़ सकते हैं। नीचे युग्मक ध्वनियाँ क्या होती हैं, एक लाइन में लिखा है कि जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो वो आपका युग्मक ध्वनियाँ होती हैं, जैसे कि दिक्कत हो गया, अछोड़ हो गया, उज्ज्वल हो गया, प्रज्वलन हो गया। युग्मक जो ध्वनियाँ होती हैं वो अधिकतर शब्द के मध्य में आती है। इस नियम के अपवाद भी हैं, जैसे कि उत्फुल्ल जो है इसमें नहीं आ रहा है। तो ये आपका 3 टाइप जो है इसमें हो जाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर है आपका अनुनासिक ध्वनियों के लिपि संकेतों को शुद्धता के साथ लिखना। यही चीज़ मैंने बताई थी ना, जैसे कि गोंद है, कुछ लोग बिंदी नहीं लगाते हैं, तो ये अनुनासिक संबंधी जो अशुद्धि उसमें होता है कि गोंद को इस प्रकार से लिखते हैं। और भी आप इसी में एग्जाम्पल लिख सकते हैं। यहाँ पर अनुनासिक अनुस्वार इसको लिखा हुआ है, इसको देख लीजिए। अनुनासिक होता है आपका चंद्र बिंदी। जिन वर्णों का उच्चारण मुंह और नासिका दोनों से होता है उसे हम अनुनासिक कहते हैं। इसका चिन्ह जो है वो चंद्र बिंदु होता है, जैसे कि हंसी, चांद, पांच, मुंह। और इसका उच्चारण भी जो है वो मुख और नासिका के द्वारा होने के कारण हल्का और कोमल होता है। अनुस्वार की बात करें तो जिस वर्ण का उच्चारण करते समय हवा केवल और केवल नाक से निकलती है और उच्चारण कुछ जोर से होता है उसे हम अनुस्वार कहते हैं। और ये पहले शब्द के ऊपर बिंदी जो है, मैंने बताया ना, अनुस्वार में आपकी केवल बिंदी लगती है और अनुनासिक में चंद्र बिंदी लगती है। तो अनुस्वार इनके जो उच्चारण है वो 5 वर्णों के अंतिम अक्षर, यहाँ पर यम गणनम लिखा है, इसके समान जो है वो होता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लिखे हैं संग, रंग, गंगा, हंस, ये एग्जाम्पल भी आप लिख दीजिएगा। निरनुनासिक क्या होता है, इसमें बात करें तो केवल मुंह से बोले जाने वाले जो सस्वर वर्ण होते हैं उनको निरनुनासिक कहते हैं, जैसे कि इधर, उधर, आप, अपना, घर इत्यादि। ये आपका हो जाएगा। ये केलव नहीं, केवल लिखा हुआ है। बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट की तरफ, जो है आपका विसर्ग। विसर्ग की बात करें तो अनुस्वार की तरह विसर्ग भी स्वर के बाद आता है, और ये व्यंजन है और इसका उच्चारण हा की तरह होता है, जैसे कि मना, कामना, प्रातः, इस टाइप से हम विसर्ग लगाते हैं ना 2 बिंदी। तो आप 2 एग्जाम्पल याद रखिए, एक आपका प्रातः और एक आपका अतः, इस टाइप से 2 काफी हैं। फिर बात करते हैं अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर क्या होता है। तो आप क्या कहेंगे, अनुनासिक वर्णों को बोलते समय हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है, जबकि अनुस्वार के उच्चारण में हवा नाक से केवल निकलती है। तो बढ़िया डिफरेंस दे रखा है, इसको ध्यान रखिएगा, आपसे डिफरेंस पूछा जा सकता है। और नीचे यहाँ पर लिखा है अनुनासिकता स्वरों का गुण है। बाकी आप एग्जाम्पल के आधार पर भी तो इसका अंतर जो है वो लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखा है हिंदी में अनुनासिकता 3 संदर्भों में देखी जा सकती है, विभक्ति, परक संदर्भ, स्वनिमिक संदर्भ और स्वनिम संदर्भ। तो ये आपके 3 टाइप से हो जाएंगे। फिर यहाँ से हमारा नेक्स्ट चैप्टर है आरंभिक स्तर पर भाषा और गणित के पठन, लेखन और संख्या पूर्व संबोधन क्षमताओं का विकास। यानी कि हिंदी वाली थ्योरी लगभग आपकी सभी समाप्त। अब यहाँ पर गणित संबंधी सारी चीजें हैं कि गणित क्या है, आप सभी जानते हैं गणित क्या है। उद्देश्य आप जानते हैं कि बच्चों को गणित के महत्व से परिचित कराना, तर्क चिंतन सारी चीज़ें उसमें उन्होंने में लाना, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई सारी चीज़ें बताना, ज्यामितीय आकार का ज्ञान कराना, एकाग्रता विकसित करना, सहसंबंध क्षमता खोजना, प्रस्तुतिकरण, व्याख्या, सब चीज़ें आप लिख सकते हैं। फिर संख्या पूर्व तैयारी और संबोध भी आप इसमें सभी चीज़ें लिख सकते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल के तौर पर आप बच्चों को पढ़ा भी सकते हैं, पत्तियों के संदर्भ में गिनती वगैरह सिखा सकते हैं। तो यहाँ पर एकदम बेसिक चीज़ें हैं, तो आप बिल्कुल भी यहाँ पर घबराइएगा नहीं। यहाँ की मैथ ऐसी कुछ नहीं आती है, जोड़ घटाना संबंधी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। यहाँ पर देखिए सभी 1 2 3 4 अधिकतर चीज़ें क्या होती हैं, इसी प्रकार प्रैक्टिकल जो बेस्ड होते हैं उसी पर जो है यहाँ पर पढ़ाई जाती हैं। ये भी लिखा हुआ है कि इसी के संदर्भ में कि ठोस वस्तुओं से अनुभव, भाषा का प्रयोग, चित्रों के माध्यम से संकेत, प्रतीकों, ये सब क्या है, गिनती, संख्या, बोलने की समझ के स्तर हैं। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि गिनती या संख्या बोलने की समझ के 4 स्तर जो है या स्तर कौन कौन से होते हैं। फिर गणितीय संक्रियाएं आप जानते हैं, जोड़ घटाना होती हैं, इसमें आप कंकड़ वगैरह एग्जाम्पल से बता सकते हैं कि 2 कंकड़ है, 1 कंकड़ और आ गया तो क्या हो गया, इस टाइप से 1 कंकड़ 1 कंकड़ 2 कंकड़ हो गया, इस टाइप से आप बता सकते हैं। और ये पॉइंट ध्यान रखें कि इन्हीं 2 संख्याओं को स्थान बदल कर पहले और बाद में रखकर जोड़ने पर उनके मान योग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि
16 प्लस 15 करिए या 15 प्लस 16 करिए तो क्या मान बदलेगा? बिल्कुल नहीं बदलेगा, तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है। बाकी सारी चीज़ें वही हैं, जोड़ का आप साइन जानते हैं, बेसिक चीज़ें सारी जानते हैं। उदाहरण भी यहाँ पर कुछ दे रखे हैं, तो सारी बेसिक चीज़ें ही हैं जो आप लिख सकते हैं। शून्य के ज्ञान के संदर्भ में लिखा है कि समस्त संसार को दार्शनिक अंकन प्रणाली की देन भारतवर्ष ही है, और उसी के संदर्भ में सारी चीज़ें लिखी हैं कि शून्य ना होता तो कैसे अंकों का निर्माण होता, वो आप बेसिक चीज़ें समझ सकते हैं। यहाँ पर शून्य की कुछ विशेषताएं लिखी हैं, इसको देख लीजिए कि किसी संख्या के दाहिनी ओर शून्य रखने पर वो संख्या का 10 गुना हो जाएगी। जैसे एक संख्या 1 है और इसके मैं दाईं ओर रखूंगा तो ये 10 गुना हो गई, पहले 1 से थी फिर 10 गुना हो गई, 10 हो गई। तो जैसे 2 है उसके दाहिनी ओर रखने पर आप कह सकते हैं। फिर किसी संख्या में अन्य संख्या जोड़ने पर बड़ी संख्या प्राप्त होती है, जाहिर सी बात है, किंतु शून्य जोड़ेंगे तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। किसी बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाने पर छोटी संख्या प्राप्त होती है, पर जीरो घटाएंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होता। 10 में से आप जीरो घटाएंगे तो आपका 10 ही आएगा, तो कोई परिवर्तन हुआ नहीं हुआ। शून्य में से कुछ घटाया नहीं जा सकता, इस चीज़ को भी ध्यान दीजिए। शून्य से गुणा करने पर शून्य प्राप्त होता है, शून्य से भाग भी नहीं दिया जा सकता, क्योंकि शून्य से आप भाग देंगे तो आपका इनफाइनाइट मान हो जाता है, अनंत जिसको हम कहते हैं। और वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। बस हमारा कोर्स समाप्त होने वाला है, और एक प्रश्न हम आपसे भी लास्ट में पूछेंगे, पर सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। लगातार इतनी देर से मैं बोल रहा हूँ तो थोड़ा बहुत मोटिवेट आपके मैं कमेंट लाइक इन्हीं सबसे होता हूँ, तो बस अपना लाइक ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा और अच्छे से अच्छा जो भी कमेंट आप कर सकते हैं वो भी अवश्य कीजिएगा। बढ़ते हैं हम आगे। प्रश्न है, पॉइंट है आपका इकाई दहाई सैकड़े का ज्ञान। ये तो आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं बहुविकल्पीय में। इकाई दहाई सैकड़ा हर व्यक्ति जानता है। यहाँ पर 3 तीलियां, इसको लेकर सारी चीज़ें बताई गई हैं कि 9 है तो 9 इकाई, 1 इकाई है, इसी प्रकार 10 इकाई जो है वो आपका 1 दहाई के मिलकर बराबर हो जाएगा। इस चीज़ को जिनको नहीं मालूम है वो देख सकते हैं, बाकी ये तो बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं कि 10 इकाई आपका 1 दहाई के बराबर होता है। इसी प्रकार आपका 1 दहाई जो है उसको लेकर लिखा हुआ है। ये सारी चीज़ें आपको एग्जाम्पल में जो क्रियाविधि कराई जाती हैं वो जो है करवाने के उद्देश्य से दी जाती, मेन आपको यहीं पर परिभाषित जो है वो किया गया है। 1 का 10 गुना 10 या 1 दहाई होता है, ये सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। 1 से 9 तक के संख्यात्मक इकाइयाँ हैं। 10 कंकड़, तीलियाँ, कंचे, बीज आदि का समूह 1 दहाई बनाता है। 1 दहाई में 10 इकाइयाँ होती, बस यही मेन चीज़ है। इसी पर बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो आपके में 1 सैकड़े में 10 दहाइयाँ 100 इकाइयाँ जो है वो होती हैं। और लास्ट में इस प्रकार से आपके प्रश्न दे रखे हैं और पूरा कोर्स मैंने कंप्लीट कर दिया। एक प्रश्न हम अब आपसे भी पूछेंगे, पर वो प्रश्न पूछने से पहले मैं एक चीज़ आपको ये क्लियर कर दूं कि सभी लोग जितने भी मैंने प्रकार बताए ना कि शब्द के, वाक्य के, वो सब उनको केवल और केवल हेडिंग रट लीजिएगा। अंदर का आप सभी लिख सकते हैं, केवल और केवल आपको हेडिंग रट लेनी है ताकि किसी भी टाइप से प्रश्न आए आपका गलत बिल्कुल भी ना हो। और बेसिक चीज़ें जैसे कि स्थानीय मान, वास्तविक मान, जो सारी चीज़ें बेसिक होती हैं वो भी इसमें पूछी जा सकती हैं, तो वो आप कर ले जाएंगे। आप पूछते हैं वो प्रश्न जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है जो कि आपका लेटेस्ट 2019 में पूछा गया था कि 10 जो है इस तक की संख्याओं में, 10 तक की संख्याओं में आपको बताना था सबसे छोटा अंक जो है वो कौन सा होगा। 4 ऑप्शन भी दे रखे थे। पहला ऑप्शन दे रखा था आपको ए 1 होगा, बी ऑप्शन दे रखा था आपको 0 होगा, सी ऑप्शन दे रखा था आपको 2 होगा, या डी ऑप्शन आपको दे रखा था 3 होगा। तो आपको बताना है कि 10 तक की, ये नहीं लिखा था वहां पर कि 1 से लेकर या कहाँ तक। प्रश्न सीधे सीधे ये था कि 10 तक की या 10 तक के जो अंक है उनमें सबसे छोटा अंक आपको बताना है, सबसे छोटा अंक। तो सभी लोग अपना उत्तर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा, देखते हैं कितने लोग सही बताते हैं। तो इसी की तरह हमारा जो नेक्स्ट वाला सब्जेक्ट है उसको भी हम कवर कर देंगे एक ही पेपर में। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा ताकि आगे आने वाला कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।